ओके सो जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट जो मेनली मोबिलिटी के लिए काम आता है। मोबिलिटी मतलब चलने में, मूवमेंट करने में, स्टेबिलिटी यानी हमारी बॉडी को स्टेबल रखने में, और वेट ट्रांसमिशन मतलब जो हमारी बॉडी है, जैसे हमारे 2 हाथ और 2 पैर हैं, तो यहाँ पे हिप जॉइंट अगर है, ठीक है, तो यहाँ के ऊपर का जो भी वेट है वो कौन जो है ट्रांसमिट कर रहा है, हमारा हिप जॉइंट। ये एक मल्टी एक्सियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट मतलब उसका जो एक आर्टिकुलेट सरफेस है वो बॉल की तरह है, और एक आर्टिकुलेट सरफेस जो सॉकेट की तरह है। और ये साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट मतलब कि जो इसके आर्टिकुलर सरफेसेस है, वहां पे बीच में क्या है, यहाँ पे एक लेयर है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है, तो इसमें दो चीजों से मिलकर जॉइंट बना है। एक है एसिटाबुलम, एक है हेड ऑफ फीमर। जो एसिटाबुलम है वो कुछ इस तरीके का है, और जो हेड ऑफ फीमर है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो ये हमारा जो हेड ऑफ फीमर है ये बॉल की तरह है, और ये जो हमारा एसिटाबुलम है वो सॉकेट की तरह है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कप लाइक कॉनकेव सॉकेट, ये कॉनकेव हो गया और एक सॉकेट की तरह है। तो ये हिप जॉइंट में है एसिटाबुलम, और ये जो पेल्विक बोन होती है उसके लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। जो एसिटाबुलम है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, प्यूबिस, इलियम और ईस्टियम। ठीक है, फिर आता है, ये आपको समझ में आ गया एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो इस तरीके की जो फीमर बोन होती है उसका हेड जो होता है वो इस सॉकेट में जाता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एंगल। इसमें सबसे पहले एंगल आता है एंगल ऑफ विबर्ग। विबर्ग एंगल क्या होता है, दिस एंगल फॉर्म बिटवीन लेटरल रिम ऑफ एसिटाबुलम एंड सेंटर ऑफ फेमरल हेड। अब ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये फेमरल हेड है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट का हमने एक लाइन बनाई, और ये जो है लेटरल रिम है किसका, एसिटाबुलम का, इसकी हमने इसको यहाँ से जॉइंट किया। अब जो यहाँ पे बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ विबर्ग। अगर ये एंगल ऑफ विबर्ग 20 डिग्री के आसपास है तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर वो 16 मतलब इसको 25 से ऊपर होना है, 25 डिग्री से ज्यादा भी ऊपर नहीं, मतलब 25-26 हो सकता है। अगर ये 16 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में आ रहा है तो इन फ्यूचर डिस्प्लेसिया होने के चांसेस हैं। अगर ये 16 डिग्री से भी कम है तो उसे डिस्प्लेसिया है उस पर्सन को। फिर हमारा आता है एंगल ऑफ फीमर, एंगुलेशन ऑफ फीमर। इसमें क्या होता है कि ये टू एंगुलेशन फॉर्म बाय हेड एंड नेक ऑफ फीमर। अब ये जो ना हमारा, ये है हेड, और ये जो है हमारा है नेक। ठीक है, ये हेड हो गया और ये क्या है, नेक हो गया। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, एक एंगुलेशन अपन ऐसे हेड से निकालेंगे, और एक एंगुलेशन हमने निकाला यहाँ से। ठीक है, एक एंगुलेशन अपने हेड से निकाला और एक निकाला अपने नेक से। तो इसके बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगुलेशन ऑफ फीमर है। ठीक है, वो नॉर्मल कब होगा, जब 120 से 135 के अगर बीच में है एंगल तो वो नॉर्मल होगा। अगर वो लेस देन 120 है तो कॉक्सा वेरा नाम की डिसऑर्डर होता है, डिफॉर्मिटी होती है। और अगर 135 डिग्री से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका हेड पूरा इस तरीके से 140 डिग्री में जा रहा है, तो इसमें अब आता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो इसमें क्या होता है कि दिस एंगल फॉर्म इन फ्रंटल प्लेन बिटवीन द एक्सिस ऑफ हेड एंड नेक ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ शाफ्ट। अब जो हमारा फीमर है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है हमारा फीमर। मैं कर्व डायग्राम बना रही हूँ, मैं यहाँ पे इमेज दूंगी, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हेड और नेक से हमने क्या करा, एक जो एंगल है वो हमें हेड और नेक से निकाला, और एक एंगल जो हम शाफ्ट से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो निकल गए। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। ये 110 से 144 तक वैरी करता है। ठीक है, वुमेन्स में जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है वो स्मॉलर होता है, क्योंकि उनकी जो पेल्विस होती है वो ब्रॉड होती है। एट बर्थ जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी 150 होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर होता है तो 125 हो जाती है। अब अगर जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो बढ़ जाता है तो कॉक्सा वेल्गा नाम का एक डिसऑर्डर होता है। अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो कॉक्सा वेरा नाम का एक डिसऑर्डर होता है। अब ये इसकी वजह से क्या होता है कि अगर जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो अब नॉर्मल गेट देखने को मिलता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, क्योंकि नी पे ज्यादा जो है पेन होगा, नी पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। फिर आता है एंगल ऑफ टॉर्शन। एंगल ऑफ टॉर्शन क्या होता है, ये एंगल जो है ट्रांसफर प्लेन में बनता है जब हम ऊपर की तरफ से, जैसा हमारी ये फीमर है, ठीक है, और नीचे उसके कॉर्नर, जब हम यहाँ इस तरीके से यहाँ से उसको देखते हैं तो हमें हेड और नेक दिखता है, और नीचे से हमें क्या दिखता है, कॉन्डाइल्स दिखते हैं। तो इसमें जैसे कि ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये वाला, ये हमारा क्या है, हेड और नेक है, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हमारे क्या है, कॉन्डाइल्स है। अब यहाँ पे ये आ रहा है हेड और ये नेक का जो, अगर हम इंक्लाइनेशन देखें तो ये यहाँ से आ रहा है, और जो कॉन्डाइल है वो यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा एंगल जो बन रहा है वो 15 डिग्री का बन रहा है। अब वैसे ही अगर हम
इसमें दो डिफॉर्मिटी अबनॉर्मलिटी बनती है, एक होता है एंटीवर्जन और एक होता है रेट्रोवर्जन। जब एंगल जो है, एंगल ऑफ टॉर्जन जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, तो वो एंटीवर्जन होता है। अगर 15 डिग्री से कम हुआ तो वो रेट्रोवर्जन होता है। जैसे कि इसमें देखिए, ये जो नेक और हेड का जो एंगल है वो, और ये कॉन्डाइल का एंगल ये बन रहा है जो 15 डिग्री से ज्यादा है तो ये एंटीवर्जन, कम है तो ये रेट्रो। अब हम आते हैं हमारे हिप जॉइंट के कैप्सूल और लिगामेंट पे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कैप्सूल पढ़ेंगे सबसे पहले। कैप्सूल क्या होता है, इरेगुलर क्लोज फाइबर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब जो भी हमारा आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उसके आसपास में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हिप जॉइंट होता है उसमें दो फाइबर होते हैं, एक होता है ऑब्लिक और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। ऑब्लिक मतलब ऐसे जो टेढ़े होते हैं वो वाले, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो सीधे होते हैं वो वाले। अब प्रॉक्सिमली जो फाइबर्स होते हैं वो पेरिफेरल ऑफ एसिटाबुलम से अटैच्ड होते हैं। मतलब ये एसिटाबुलम है, इस तरीके का होता है एसिटाबुलम। तो उसका जो फेरीफेरी है, फेरीफेरी क्या होता है, उसकी जो ये वाली है मतलब मार्जिन है, वहां पे प्रेजेंट होता है। डिस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो नेक ऑफ फीमर का जो बेस है वहां पे प्रेजेंट होता है। ये कैप्सूल क्या करता है, फीमेल हेड को और नेक को कवर करता है और स्टेबिलिटी देता है। डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स, डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स क्या होता है, जब हमारा हम बॉडी को, अपर बॉडी को स्टेबल करके जब हम लेग को पुल करते हैं, वो होता है डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स, हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त स्टेबिलिटी कौन देता है, कैप्सूल, ठीक है। ट्रोकेंटर ऑफ फीमर में भी कैप्सूल के फाइबर्स होते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर कहते हैं। फिर हमारा आता है लिगामेंट। लिगामेंट हमें याद रखना है, चार लिगामेंट होता है, लिगामेंटम टेरिस, इलियोफेमोरल लिगामेंट, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट एंड इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। जो लिगामेंटम टेरिस होता है, सबसे पहले तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमेशा वेट ट्रांसमिशन और स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। जो लिगामेंटम टेरिस होता है वो पेरिफेरल में प्रेजेंट होता है और वो अटैच करता है एसिटाबुलर नॉच में। और जो उसका दूसरा एंड होता है लिगामेंट का, वो हेड, फीमर का जो हेड होता है वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है फोविया, जहाँ पे कि कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होती, जहाँ पे साइनोवियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। उस पॉइंट पे क्या करता है, लिगामेंट अटैच होता है। फिर इलियोफेमोरल लिगामेंट जो है वो आगे की तरफ होता है और वो वाइव शेप का लिगामेंट होता है, इस तरीके का वाइव शेप का। इसका जो एपेक्स है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये तो कहाँ पे, एंटीरियर इंफीरियर इलाइक स्पाइन पे अटैच होता है। और उसके जो दो आर्म है वो फीमेल की जो इंटरट्रोकेंटिक लाइन होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। फिर आता है प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, ये भी एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और ये जो प्यूबिस रेमस है उसके एंटीरियर साइड से अराइज करके इंटरट्रोकेंटिक लाइन में पास करता है। और ये लिगामेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है लेटरल रोटेशन को। फिर इस्चियोफेमोरल लिगामेंट होता है, इस्चियोफेमोरल लिगामेंट क्या करता है, पोस्टीरियर साइड में होता है ऑफ एसिटाबुलर रिम एंड एसिटाबुलम लेब्रम। जो एसिटाबुलर की रिम है और एसिटाबुलम का लेब्रम जो है, तो ये उसके जो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं वो इनर सरफेस पर, जो ट्रोकेंटिक ग्रेटेड ट्रोकेंटर होता है उसके इनर सरफेस में प्रेजेंट होता है और ये मीडियल रोटेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इलियोफेमोरल जो है वो वाई शेप का लिगामेंट होता है। तो ये आपको वाई शेप नजर आ रहा है, ये वाई शेप का हो गया। प्यूबियोफेमोरल जो है वो ये वाला जो है येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, ये वाला जो है प्यूबोफेमोरल है। और उसके बाद जो इस्चियोफेमोरल होता है वो ये वाला है, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, जो मैंने पर्पल कलर से मार्क किया है। अब आता है हमारा कैप्सुलो लिगामेंटस टेंशन। अब ये क्या होता है, जब हम हिप को एक्सटेंशन में रखते हैं, स्लाइट अबडक्शन करते हैं यानी बाहर की तरफ निकालते हैं और मीडियल रोटेशन करते हैं, तो वो क्लोज पैक पोजीशन यानी कैप्सुलर लिगामेंट जो है वो पैक पोजीशन में चले जाते हैं, ठीक है। लिगामेंट जो है ट्विस्ट हो जाते हैं इस पोजीशन में, जिससे कि क्या होता है, जो हेड है फीमेल का वो एस्टेबुलम में अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। जो कैप्सुलर लिगामेंट टेंशन और सबसे कम कब होता है, जब हिप जो मॉडरेटली फ्लेक्शन में होती है, हिप जो है थोड़ी बहुत फ्लेक्शन में होती है, अबडक्शन और मीडियल रोटेशन में होती है। अब वेट बेयरिंग में आपको इतना सब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ट्रांसफर कैसे होता है। सबसे पहले ट्रंक का जो भी वेट है वो पेल्विस पे जाता है, पेल्विस से फीमर में जाके पूरे लोअर लिम्ब में जाता है। तो जब हम अपराइट पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारे जो है लोअर लिम्ब में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है और हमारा जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है वो भी लगता है। जो हमारे ट्रेबिकुलर सिस्टम है वो इन सबको कंट्रोल करते हैं, जिसमें दो मेजर होते हैं और दो माइनर होते हैं। मेजर में मीडियल टेंसाइल सिस्टम और लेटरल टेंसाइल सिस्टम आता है, माइनर में ट्रोकेंटिंग सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम एंड कंप्रेसिव सिस्टम आता है। जो जॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स को एक्सप्रेस करता है, किसमें, वॉकिंग के दौरान, रनिंग के दौरान और जंपिंग के दौरान। जब हम चल रहे होते हैं या वॉक मतलब रन कर रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं, तो हमारा जो सबसे ज्यादा फोर्स है वो हिप जॉइंट पे लगता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ हिप जॉइंट। अब हमारे हिप जॉइंट का क्या क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले मोशन ऑफ फीमर ऑन एसिटाबुलम। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसमें, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अबडक्शन एडक्शन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है वो सजाइटल प्लेन में होता है और ट्रांसफर एक्सिस में होता है। अबडक्शन एडक्शन फ्रंटल प्लेन में होता है और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में होता है। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन ट्रांसवर्स प्लेन में होकर वर्टिकल एक्सिस में होता है। जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है उसकी रेंज ऑफ मोशन क्या है, फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मोशन क्या है, जब नी एक्सटेंडेड है यानी नी जो है वो स्ट्रेट है, तब तो फ्लेक्शन 90 डिग्री होगा हिप का।
लेकिन अगर नी फ्लेक्स्ड है यानी मुड़ी हुई है तो 120 डिग्री फ्लेक्शन होगा। एक्सटेंशन 10 टू 30 डिग्री होता है, मतलब जैसे अगर ये खड़ा है साइडवेज में तो इसका पैर पीछे की तरफ कब तक जाएगा, 10 टू 30 डिग्री तक। फिर अबडक्शन एडक्शन 45, जो अबडक्शन है वो 45 टू 50 डिग्री होता है, एडक्शन 20 टू 30 डिग्री होता है, मीडियल और लेटरल रोटेशन 42 टू 50 डिग्री होता है। अब जो पेल्विस का मोशन है फीमर पे, अभी तो हमने क्या देखा कि फीमर कैसे मूव करता है, अब हम देख रहे हैं कि जो फीमर है, अभी हमने देखा कि फीमर पेल्विस पे कैसे मूव कर रहा है, अब हम देखेंगे पेल्विस फीमर पे कैसे मूव कर रहा है। तो सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, फिर लेटरल पेल्विक टिल्ट आता है जिसमें या तो पेल्विक ऊपर की तरफ चली जाती है यानी पेल्विक हाइक, या फिर नीचे की तरफ आ जाती है पेल्विक ड्रॉप। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पेल्विक रोटेशन भी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी हिप जॉइंट है उसमें कौन कौन सी मसल्स यूज आती है। सबसे पहले फ्लेक्सर्स में इलियोसॉस आती है, रेक्टस फेमोरस आती है और सार्टोरियस आती है, टेंसर फेशियल आटा आता है। सेकेंडरी हिप फ्लेक्सर में पेक्टिनियस, अड्डक्टर लॉन्गस, अड्डक्टर मैग्नस और ग्रेसिलिस आती है। आप सिर्फ इसके नाम भी लिख के आएंगे तो भी इट इज वेरी गुड, आपको इन सबके जो ओरिजिन इंसर्शन वगैरह होते हैं वो आपको लर्न होना चाहिए। तो प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, इलियोसॉस, रेक्टस फेमोरस, सार्टोरियस, टेंसर फेशियल आटा, ठीक है। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, RITS रिट्स कैसे लर्न कर सकते हैं, आर यानी रेक्टस फेमोरस, आई यानी इलियोसॉस, टी यानी टेंसर फेशियल आटा, एस यानी सार्टोरियस, रिट्स करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। फिर जो सेकेंडरी है उसमें क्या है, आप इसको लर्न कर सकते हैं पागा, पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर मैग्नस एंड ग्रेसिलिस। अब एक्सटेंशन में आता है अब जो हमारा एक्सटेंशन है उसमें सबसे ज्यादा जो यूज आता है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, जो कि क्लाइंबिंग स्टेयर्स, रनिंग, राइजिंग फ्रॉम सिटिंग, मतलब उठने में बैठने में ज्यादातर ग्लूटियस मैक्सिमस यूज आता है। अडक्टार में पेक्टिनियस, अडक्टार की जो तीनों मसल्स होती है वो ग्रेसिलिस ये यूज में आती है। तो इसमें आप अडक्टार, जिसमें आप कैसे लर्न कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था वही पागा है, इसमें बस एक और ऐड हो जाएगा ए, ठीक है। फिर अबडक्टार में दो है, ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस। लेटरल में ऑब्टूरेट इंटरनस एंड एक्सटर्नस, सुपीरियर जेमिनाई, इंफीरियर जेमिनाई, क्वाड्रेटस फेमोरस एंड पिरिफॉर्मिस। फिर मीडियल रोटेटर में कोई सी प्राइमरी मसल नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज में आती है वो है ग्लूटियस मीडियस और टेंसर फेशियल आटा और ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस का एंटीरियर पोर्शन। अब जो इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक्स है उसमें हम देखेंगे जो कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल होता है उसमें कि जो कॉनकेव है वो तो हमारा एसिटेबुलम है और फीमेल हेड जो है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स है। अब हम देखेंगे ओपन चेन मूवमेंट एंड क्लोज चेन मूवमेंट क्या होता है। ओपन चेन मूवमेंट वो होता है कि फीमर जो है वो मूव कर रहा है पेल्विस पर, ठीक है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, इसमें जो ये पार्ट है लोअर लिम्ब वाला, ये इसको हम जूम करते हैं, ओपन चेन मूवमेंट एंड क्लोज चेन मूवमेंट। अब क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें जो ये लोअर लिम्ब है ये ओपन है, मतलब यहाँ पे कुछ टच में नहीं है, लेकिन जो हमारा पेल्विस है वो क्लोज है क्योंकि वो टच में है, ठीक है। तो फीमेल जब मूव करता है तो वो ओपन चेन मूवमेंट होता है और पेल्विस जब मूव करता है तो वो क्लोज चेन मूवमेंट होता है। जैसे हिप फ्लेक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो फेमरल हेड रोल करता है और ग्लाइड करता है पोस्टीरियरली, तो वो क्या हो गया ओपन चेन मूवमेंट। क्लोज चेन मूवमेंट क्या होता है, जब पेल्विस मूव कर रहा है तो जब हम ट्रंक को बेंड करते हैं यानी नीचे झुकते हैं तो वो क्या हो गया क्लोज चेन मूवमेंट। अब स्टेबिलिटी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो बोनी स्टेबिलिटी आती है, क्यों, क्योंकि जो हमारा एसिटाब्यूलम है वो जो फेमरल हेड में जाता है तो उसमें इतनी डेप्थ होती है कि वो उसको अच्छे से पकड़ के रखता है। फिर आता है लेब्रम। अब लेब्रम क्या होता है कि जो हमारा एसिटाब्यूलम है वहाँ पे एक ऐसी लाइनिंग है, ठीक है, इस तरीके की लाइनिंग है जिससे ये सॉकेट डीप होता है, तो क्या होता है कि उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। और उसके अलावा हमारे पास लिगामेंट्स हैं जो कि इस तरीके से उसको पकड़ के रखते हैं अलग अलग साइड से। फिर मसल्स हैं जो कि हर तरीके से ऐसे इसको पकड़ के रखते हैं, तो वो क्या है, हिप जॉइंट ज़्यादा स्टेबल है शोल्डर जॉइंट से, क्योंकि शोल्डर जॉइंट में इतनी डेप्थ नहीं है। ग्लिनोइड इतना सा है, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, तो उसमें ग्लिनोइड कैविटी छोटी है और ह्यूमरल हेड जो है वो बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है और हिप जॉइंट में ज़्यादा स्टेबिलिटी है। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में सबसे पहले क्या आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जिसमें रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाता है, पेन होता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन बहुत कॉमन है, यानी हिप जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। इसमें ट्रेंडलबर्ग गेट आता है जो कि ग्लूटियस मीडियस मसल अफेक्ट होती है उसकी वजह से। कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वल्गा मैंने आपको समझा दिया था, एंटीवर्जन रिट्रोवर्जन भी मैंने आपको समझा दिया था, और हिप रिप्लेसमेंट भी करवाना पड़ता है क्योंकि हिप में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या पूरी फ्रैक्चर हो गई है तो दिस वाज ऑल अबाउट हिप जॉइंट। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। एनी डाउट एनी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। इसके अलावा मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है @yourphysiogirl, आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू।